In today's episode, we have Sheetal Krantikari. Sheetal works in an NGO called Oscar, where she works with children, and she's traveled all over the world with her story. And she will tell us today about how music helped her in overcoming her challenges and managing her emotions. As Sheetal says, when she plays the drum, all is forgotten. She's one with herself. Sheetal's mama was a bar dancer in Mumbai till the ban on bar dancing happened. And then she had to manage other forms of earning for the family. Welcome, Sheetal, and let's talk of your journey. Hi, Sheetal. हेलो हाय हाय शीतल, थैंक यू सो मच. बहुत सारे लिसनर्स आपकी स्टोरी सुनना चाहेंगे और वो जानना चाहेंगे किस तरीके से आपने इतने सारे चैलेंजेस को क्रॉस करके आप आज यहाँ पे हो, जहाँ पे आज जॉब कर रहे हो और भी बहुत सारे बच्चों को आप हेल्प कर रहे हो. शीतल, आपकी कहानी और आपका शुरुआत आप हमें बताएं. थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं स्टोरी अपनी शेयर करती हूँ और मुझे मौका मिलता है कि लोगों को पता चले मेरे बारे में. तो आप ये कर रहे हो, इसके लिए थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैं मुंबई के रेड लाइट एरिया में पड़ी बली हूँ. मेरी मॉम घर को संभालने के लिए उन्होंने बार डांस चुना था क्योंकि शी वॉज़ अ वेरी गुड डांसर तो लेकिन घर मैनेज हो रहा नहीं था, तो मम्मी बार डांसर का चुनी थी करने के लिए. सो मैं रेड लाइट एरिया में ही पड़ी बली हूँ जहाँ पे मेरी मॉम बार डांसर थी. तो मैं जब छोटी थी तो मुझे औरतें लोग को मैं गाड़ी में जाते हुए देखती थी. इवन मेरी मॉम को देखती थी मैं. जब शाम जैसे होते थे शी यूज्ड टू स्टार्ट गेटिंग रेडी, और जब वो रेडी होती थी तो मैं उनको हेल्प करती थी तैयार होने में. बट मुझे समझ में नहीं आता था कि वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है. बट मैं देखती थी कि वो टैक्सी में बैठती थी और चले जाती थी. फिर आजू बाजू जब मैं एरिया देखती थी तो बहुत सारी औरतें लोग खड़ी रहती थी, बहुत सारी औरतें लोग टैक्सी में जाती थी, और बहुत सारे घरों में कुछ ना कुछ बहुत सारे आदमी रहते थे और औरतें लोग डांस करती थी. तो उस टाइम पे मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है बोल के. बट जब मैं 10-12 साल की हुई तब मेरी मम्मी शेयर की थी अपनी स्टोरी कि कैसे वो बार डांसर बनी और कैसे ये एरिया है और एग्जैक्टली मेरी मम्मी काम क्या करती है. एंड तब मुझे पता चला था कि मम्मी बार डांसर है, बट शी हैज़ अ राइट कि उनको परफॉर्म करने के बाद स्टेज पे वो कस्टमर के साथ जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती है. तो वो एज में मुझे तो ऐसा लगता था कि हाँ ये सही है, ये सब कुछ ठीक है. बट जब मैं एरिया के बाहर निकलती थी तो मुझे बहुत लोग बोलते थे कि इस बारे में तुमको किसी से शेयर नहीं करना है कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है. एंड मैं जब भी छोटी थी तो आई स्टडी टिल 4th ग्रेड एंड सेकेंड ग्रेड फिर 4th ग्रेड इतना ही पढ़ा है, और 2-3 अलग अलग हॉस्टलों में मैं रहती थी. आप अपनी मम्मी के साथ नहीं रही? मैं मम्मी हॉस्टलों में रहती थी. जब भी मम्मी ने मुझे हॉस्टल में डाला था, अपने पास उस एरिया में नहीं रखा था. तो जब भी पिकअप करने का छुट्टी का टाइम होता था तो मेरे स्टेप डैड जो थे जिससे मेरा भाई बॉर्न हुआ था, तो वो शादी किए नहीं. बार डांस में ऐसा होता है कि नकली हस्बैंड है बोल के दिखाया जाता है, बट रियल में शादी नहीं करते. समाज में जाके दिखाते नहीं है कि ये मैं शादीशुदा हूँ, इसके साथ डांस किया, क्योंकि लोगों को एक्सेप्ट करना ही नहीं रहता है, वो दिखाना ही नहीं होता है. तो मेरे स्टेप डैड भी सेम थे, मम्मी के साथ बिना शादी किए हुए पति जैसा बिहेव करते थे घर में. एंड तो हॉस्टल में मुझे जब भी छुट्टी होती थी तो वो मुझे पिकअप करने आते थे. तो मैं अराउंड कुछ तो 8 या 9 साल की थी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली एज. बट वो मुझे पिकअप करने आते थे तो मुझे डायरेक्ट मुंबई नहीं लेके आते थे. आई वॉज इन जबलपुर वाले हॉस्टल में. तो वो मुझे होटल में लेके जाते थे. नेक्स्ट डे जब मैं उठती थी तो मेरे बॉडी पे कपड़े नहीं रहते थे, तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरे साथ एग्जैक्टली क्या हुआ है क्या नहीं. आप कितने साल के थे उस टाइम पे शीतल? आई गेस 8-9 साल की थी. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली एज, बट मैं छोटी थी, आई रिमेंबर. एंड ऐसा 2 बार हो चुका, 1-2 बार हो चुका. बट एक बार ऐसा घर पे हुआ था कि घर पे मैं आई वॉज एक्टिंग कि मैं सो गई हूँ बोल के, क्योंकि 9-10 बजे ही सोने बोल देते थे. तो एक्ट कर रही थी कि मैं सोई हुई हूँ. एंड देन मेरे स्टेप डैड बहुत ड्रंक थे. ही केम
एंड उनको जो जो तरीके का मुझे हर्ट करना था वो कर रहे थे, बट मैं प्रिटेंड कर रही थी कि मैं सोई हुई हूँ। बट उस टाइम पे मैं बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि वो सबके सामने लाइक घर में मम्मी के फ्रेंड्स के सामने सबके सामने दिखाते थे कि वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं बोल के, और मेरे भाई को इतना नहीं दिखाते थे प्यार, बट मुझे दिखाते थे। तो मुझे लगता था कि यही मेरे डैड है और मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार यही करते हैं। बट उस दिन रात को वो हर्ट कर रहे थे मुझे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिजिकली हर्ट कर रहे थे, आई डोंट रिमेंबर। बहुत ज़्यादा Okay. पेन था, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था मुझे। तो आई डोंट रिमेंबर कि मेरा रेप हुआ था कि नहीं, बट ऑब्वियसली अब्यूज़ हो रहा था, बट रेप का आई स्टिल डोंट रिमेंबर। तो मेरे साथ वो सारी सिचुएशन हो रही थी, बट मुझे बहुत मेरे दिमाग में ये घूम रहा था कि मुझे पेन हो रहा है, डैड को ये पता है, तो वो क्यों नहीं रोक रहे, और ये किस तरीके का प्यार हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत कंफ्यूज थी उस टाइम पे। एंड जैसे और मेरे को ऐसा लगा था उनको पता नहीं है कि वो मुझे हर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे ही प्रिटेंड करते रहेगी मेरे साथ हो रहा नहीं है बोल के। बट जैसे उनका सब कुछ करके हो गया है, उन्होंने मुझे उठाया, बोला कपड़े चेंज कर ले बोल के। तो मैं एकदम कपड़े पहन ले, सॉरी। तो मैं एकदम शॉक हो गई कि उनको पता था कि मुझे हर्ट हो रहा है, मैं जगी हुई हूँ, तो क्यों किया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें जो मेरे साथ करते आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। एंड मैं उसके बाद से आई स्टार्टेड गेटिंग, मतलब मैं अलर्ट होने लग गई कि मुझे उनके साथ अकेले नहीं रहना है, मुझे कुछ मतलब मैं उनके साथ एक रूम में कभी ना रहूँ बोल के। एंड नेक्स्ट डे मैं उनको बस एक लुक दी कि आई नो कि आपने रात को क्या किया और उससे मुझे तकलीफ़ हुई। बट रियल में मुझे उस एज में पता नहीं था कि ये अब्यूज़ होता है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा सफरिंग हो रहा है। सब चीज़ें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये चीज़ें मुझे किसी को बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, छुपाना चाहिए या अपने पास रखना चाहिए। आपने अपनी मम्मी से नहीं बात की? कि नहीं, क्योंकि मेरी मॉम बहुत ज़्यादा प्यार करती थी उनसे, तो मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा था ये सारी चीज़ें बोलने, मतलब बोला भी जाता है कि नहीं, क्योंकि मुझे पहली बात समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, तो मैं बोलूँ भी तो क्या बोलूँ। एंड ऐसे जाके मतलब मुझे सही में उस टाइम पे नहीं समझ में आ रहा था। तो बहुत बार ऐसा हो चुका है कि मेरे डैड भी, और फिर जो भी जिनको मैं चाचा मामा बोलती थी, वो आके मैं ऐसा लेटी रहूँगी, आके बस ऐसा हाथ लगा के चले जाते थे। तो मुझे समझ में ही नहीं आता था कि हो क्या रहा है, और मुझे ऐसा लगता था कि खिलौना है क्या, ऐसे ही छू के चले जा रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। तो उस टाइम पे कुछ भी समझ में नहीं आया, बट लेटर ऑन मुझे समझ में आने लगा कि मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो मैं जितना हो सके मैं इस चीज़ से दूर रहूँ। बट वो स्पेस ही नहीं था कि मैं किसी को इस चीज़ शेयर कर पाऊँ। और कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मेरी मॉम को अगर मैं कुछ भी बताऊँगी तो शी वोंट ट्रस्ट मी, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेरे डैड से प्यार करती थी। तो फिर मुझे वो स्पेस ही नहीं मिला था। या एंड तो मम्मी 2006 में बार डांस बंद हो चुका था, तो मम्मी की लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे। तो जब बार डांस बंद हो चुका था, तो मम्मी के साथ मेरा एक बार बहुत ज़्यादा झगड़े हो गए थे, जिसमें उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। तो 1 साल मैं ऐसा किसी और के घर में रहती थी, जहाँ पे मेरी पढ़ाई छूट गई थी। हाँ, मैं 4th कौन सी क्लास में थे आप? 4th में थी। अच्छा। या सो पढ़ाई छूट गई थी, और उसके बाद मम्मी जब निकाल दी थी, तो मम्मी की एक दोस्त थी जिधर मुझे लगा था कि शील टेक केयर ऑफ़ मी, और वो मुझे पढ़ाएगी, क्योंकि वो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी थी, वो बार डांसर। तो मुझे लगता था वो मेरा ख्याल रखेगी, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था या तो जाके मरीन ड्राइव में जाके मर जाओ, या तो इनके पास चली जाओ। बट लकीली आई चोज़ कि उनके पास जाना चाहिए बोल के, और मैं उनके पास गई। तो मैं ऑलमोस्ट 1 साल उनके साथ रही थी, एंड आई वॉज ट्रीटेड लाइक एकदम डोमेस्टिक वर्कर की तरह। तो मुझे, और आई वॉज 12 ईयर्स ओल्ड। हाँ, तो मुझे ऐसा जब तक मैं पूरे घर का काम नहीं करती थी, तो काम नहीं करती थी, तब तक मुझे खाना नहीं मिलता था। तो एक ही टाइम का मील मिलता था, और उसमें भी अगर मैं काम नहीं करी तो मुझे वो मील ही नहीं मिलता था। तो ऐसा सिचुएशन मैं देखती जा रही थी मेरे लाइफ में। एंड मुझे उस टाइम पे मेरी मॉम के काम को मैं रिस्पेक्ट करना छोड़ रही थी। मेरे अंदर मॉम के लिए बहुत ज़्यादा एंगर आने लग गया था कि मैं उनके कारण मेरा अब्यूज़ हुआ, क्योंकि जो आदमी था वो मम्मी का ही बॉयफ्रेंड था। एंड सेकेंड, मेरा पढ़ाई छूट गया। थर्ड, जिस तरीके से समाज में बार डांसर को लेके देखा जाता है, मेरे बारे में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो सारी चीज़ें मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो गुस्सा उनके लिए बिल्ड होता जा रहा था कि मेरे लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स आ रहे हैं सब उनके वजह से हो रहे हैं। मेरी पढ़ाई भी छूटी तो उनके वजह से हुआ, मेरा अब्यूज़ हुआ तो इनके वजह से हुआ। तो बहुत सारा एंगर इशू मेरे अंदर आना स्टार्ट हो गया था।
फिर लेटर ऑन मेरे स्टेप डैड को पता चला कि मैं ऐसा ऐसा डोमेस्टिक वर्क कर रही हूँ और ऐसा सिचुएशन है, तो उन्होंने मुझे आके पूछा तुझे पढ़ाई करना है क्या। तो मुझे पता था कि मैं इनके साथ तो कहीं जाने वाली नहीं हूँ। और जब मैं 4 साल की थी, पहली बार मैंने पढ़ाई करना खुद से बोला था कि मुझे पढ़ाई नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता था वही मुझे हॉस्टलों से लेके आते रहेंगे और उनके पास ऑप्शन रहेगा मेरा जब भी अब्यूज़ करना है वो करते रहेंगे। तो दैट्स वाई मैंने मम्मी को एक बार बोल दिया था, आई वाज 10, हाँ, कि मुझे पढ़ाई नहीं करना है। और मम्मी मुझे बस ट्यूशन क्लासेस भेजती थी, बट मुझे पता था कि मुझे हॉस्टल नहीं जाना है पढ़ाई करने, क्योंकि मेरा अब्यूज़ वापस से होगा अगर मैं इनके साथ रहूँगी। तो वो एज में कहाँ से ये अक्ल आई, कहाँ से मैंने ये सोचा, गॉड नोज़। एंड फिर बाद में जब जहाँ पे मैं काम करती थी वो आके मुझे पूछे, तो मैं पहले यही पूछी कि आप मुझे लेने आओगे या क्या है। तो बोले नहीं, तुम एक हॉस्टल में रहोगे जहाँ पे तुम पढ़ाई करते रहोगे, वहाँ पे तुमको कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। तो मैं हैप्पी थी कि हाँ चलो ये अच्छा मौका है। तो फिर मैं एक एनजीओ में वहाँ पे पढ़ने गई, जहाँ पे मैं एनजीओ का नाम नहीं बोलूँगी, बट वहाँ पे ऐसा था कि तुम कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हो, तुम्हारी मॉम क्या काम करती थी, तुम कितने पढ़े लिखे हो कि नहीं, तुम्हारे कोई बॉयफ्रेंड थे या नहीं, या जो भी है तुम्हारे फैमिली के बारे में तुमको एक लड़की दूसरी लड़की को शेयर नहीं कर सकती है। एंड मुझे बोला जाता था कि तुम जो भी बैकग्राउंड से आए हो ना, तो तुमको उस बारे में बताना नहीं है, क्योंकि वो गंदे जगह थे, हम तुमको गंदी जगह से उठा के लेके आए यहाँ पे तुमको हमारे समाज में फिट करने के लिए। तो मुझे भी लगता था अरे हाँ ये तो सही है, मेरी मम्मी तो वैसे ही गंदा काम करती, वहाँ पे लोग यही गंदा काम करते रहते हैं, और चलो मैं ये इस बारे में तो किसी को जाके बता नहीं सकती कि मेरी मम्मी बार डांसर थी और यहाँ पे सब सेक्स वर्कर्स है। अब मैं वो बात को छुपाने लगूंगी तो मैं ये समाज में फिट इन होगी बोल के। ऐसे मेरे वो 13-14 साल की उम्र की लड़की के अंदर मेरे अंदर ये थॉट्स आने लग गए, ठीक है। एंड लेटर ऑन कुछ सालों के बाद आई फाउंड क्रांति, और उसके बारे में हम आगे चाहिए तो बात कर सकते हैं, बट हाँ, ये सारी चीज़ें चेंज होती गई। तो शुरू में जब आप क्रांति से मिले थे, आपके अंदर तो शायद बहुत ज़्यादा खौफ था, डर था, और साथ में गुस्सा भी बहुत ज़्यादा था। उन सब चीज़ों से आप कैसे ओवरकम आपने किया है, ये शीतल आप हमारे लिसनर्स को बताएं। यस, सो क्रांति में जब मैं पहली बार आई तो मेरे लिए सब कुछ न्यू था, क्योंकि इट वाज वेरी ओपन माइंडेड चीज़ें सुनने के लिए। तुम्हारे बारे में तुम जो बोलना चाहते हो वहाँ पे लोग हैं सुनने के लिए, एंड तुम्हारे थॉट्स क्या है उस बारे में। तो और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे लाइफ में कोई पहली बार मुझे मिला जो मुझे पूछा कि तुझे एग्जैक्टली करना क्या है, क्योंकि वो मौका मुझे कभी लाइफ में पहले मिला ही नहीं था कि कोई मुझे पूछे कि तुझे करना क्या है बोल के और तेरे सपने क्या है बोल के। तो वो मौका मिला मुझे, एंड क्रांति में कंपलसरी था कि पढ़ाई भी करना है, साथ ही साथ अलग अलग एक्टिविटीज़ भी करना है। तो क्रांति में 2 रूल्स थे कि तुमको कंपलसरी थेरेपी करना है, एंड सेकेंड चीज़ तुमको क्रांति का जो भी ट्रैवलिंग होगा वो तुमको अटेंड करना है, ठीक है। तो मैंने ऑब्वियसली मैंने पढ़ाई चुना, क्योंकि मुझे 10th करना था उस टाइम पे। मेरे पुराने हॉस्टल में मैंने 7th किया था, और इस हॉस्टल में मुझे क्रांति में 10th करना था। तो जब मैं क्रांति आई तो मेरी सोच सेम थी कि मैं अलग जगह से आई हुई और मेरे अंदर एंगर सब कुछ था, बट उस बारे में बात करना, ये सारी चीज़ें जो भी मेरे साथ हो रही थी वो मेरे माइंड में चल रही थी, मेरे बॉडी में चल रही थी, बट किसी से इस बारे में बात करने का मुझे कभी मौका मिलता नहीं था। तो क्रांति में थेरेपी के थ्रू आई स्टार्टेड शेयरिंग कि कितना सारा एंगर मेरे अंदर मेरी मॉम के लिए था, कितना सारा एंगर धीरे धीरे मेरे लिए समाज के थ्रू आने लगा। जब मैं 10th में थी तो कैसे स्कूल में मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन होने लग जाता था। किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता था शीतल? मैं ये बैकग्राउंड से हूँ बोल के प्रिंसिपल को पता चलता था, तो प्रिंसिपल से टीचर्स को पता चलता था, फिर स्टूडेंट को पता चलता था। तो ऐसा होता था मेरे साथ कि मैं ऑब्वियसली सही से मुझे सब सब्जेक्ट के नॉलेज नहीं थे, तो मुझे था कि मुझे सीखना है, जानना है, तो मुझे हमेशा लास्ट बेंच पे बिठा देते थे, और जो भी मुझे क्वेश्चंस आते थे उसका मुझे आंसर नहीं दिया जाता था, और बोलते थे होमवर्क करके आओ, और होमवर्क मैं नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आता था। तो क्लास में सबके सामने मुझे मारा जाता था, और फिर बाद में अगर मैं लड़के से बात कर रही हूँ तो फिर मेरे को अलग तरीके का सबको ग्रुप में स्कूल में बोल देते थे इससे बात नहीं करने का, इसका ये है वो है बोल के ऐसा बता देते थे। तो मैं वो भेदभाव देखने लग गई थी स्कूल में कि किस तरीके का करते थे मेरे साथ। एंड सेम टाइम पे मैंने जब क्रांति में आई थी तो मुझे पूछा था कि तुमको क्या सीखना है, तुम्हारे सपने क्या है। तो मैंने ड्रम्स पहले ही पहला मेरे दिमाग में ड्रम्स ही था, कि मुझे लगता ही नहीं था कि लड़की लोग ये बजा सकते हैं या ये अपॉर्चुनिटी है बोल के, क्योंकि मैं कमाटीपुरा में सिर्फ गणपति विसर्जन में आदमी लोग को देखती थी ड्रम्स प्ले करते हुए। तो मैं तो एक्साइटेड हो गई थी कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी है, मुझे ये करने मिलेगा बोल के। तो फिर कुछ 10th में ऑलमोस्ट 1 साल ये मैं स्ट्रगल कर रही थी, और मैं ड्रम क्लास भी जा रही थी और
10th के क्लास में भी जा रही थी, तो मेरे को दिखाई दे रहा था कि कौन से जगह पे मैं सबसे ज़्यादा सीख पा रही हूँ और कौन से जगह पे मतलब मुझे कुछ चीज़ ट्रिगर नहीं हो रहा है या मुझे कुछ चीज़ का बुरा नहीं लग रहा है या मैं सैडनेस नहीं फील कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आ रहा था कि कहाँ पे मुझे खुशी मिल रही है, कहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा है। आप कितने साल के थे तब शीतल? 17-18 हो रही थी वेरी उस टाइम यंग। पे। या तो मुझे फिर मैंने डिसाइड कर दिया था, रॉबिन चौरसिया जो क्रांति के फाउंडर है उससे मैंने बात किया था कि लाइक मेरे को दोनों डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ड्रम्स में मैं ड्रम सीखने जाती थी तो आई यूज्ड टू फील जॉय, मेरे को मज़ा आता था वो चीज़ करने में। एंड सेम टाइम पे मुझे कोई ऐसा आके मुझे ट्रिगर नहीं कर रहा है मेरे पास्ट को लेके या मेरी चीज़ों को लेके या मैं कौन हूँ बोल के उस बारे में, बल्कि जो भी मेरे इमोशंस चल रहे हैं मैं फील कर रही हूँ उस टाइम पे प्रेजेंट पे रह के किस तरीके से मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हूँ। अगर एंगर है, एंगर इट्स कमिंग आउट, अगर मेरे पास गुस्सा है, मतलब सॉरी सैडनेस है, कुछ भी है तो इट्स कमिंग आउट थ्रू म्यूज़िक। तो वो मैंने रियलाइज़ किया एंड लेटर ऑन और म्यूज़िक में मैंने जाना कि किस तरीके से मैं और एक्सप्रेस कर सकती हूँ जो भी इमोशंस हैं। एंड मैंने फिर डिसाइड किया कि दी मुझे ये नहीं चीज़ करना है। एंड सेम टाइम पे मेरा थेरेपी चल रहा था जहाँ पे मैं मेरे अब्यूज़ के बारे में बात कर रही थी, जहाँ पे मैं मेरी मम्मी के बारे में बात कर रही थी। आई वुड से वो दोनों चीज़ें, अब्यूज़ भी लेके एंड मदर को लेके स्टिल गोइंग ऑन, कि मेरे को ऑलमोस्ट 8 साल हो चुके मेरा थेरेपी करते करते, बट इट्स अ लॉन्ग जर्नी, सफरिंग ख़त्म नहीं होता है। आपके स्टेप फादर अभी कहाँ मैंने हैं? मुझे हॉस्टल में डाल के ही वैनिश। तो अभी आप मम्मी के साथ रहती हैं? यस, मैं मम्मी के साथ रहती हूँ, नाला सुपारा में रहती हूँ मम्मी के साथ। मम्मी फ़िलहाल जब से बार डांस बंद हो गया था उन्होंने कभी ये काम नहीं किया है, तो एंड मतलब उनकी चॉइस थी कि उनको ये नहीं करना है, उन्होंने बहुत बार लाइफ में कर चुका है। जब मैं क्रांति से पहले तो मैं काम को दोष देती थी, बट जब मैं धीरे धीरे मेरे को रियलाइजेशन हुआ है कि कैसे मेरी मॉम की स्टोरी मुझे पता थी कि कैसे उन्होंने लाइफ में स्ट्रगल्स किए, बट स्टिल वो देखने के बाद भी जो मुझे समाज बोलते आया था मैं वही सुनते आ रही थी कि किस तरीके से काम गंदा होता है बोल के। बट नाउ आई रियलाइज़ कि जो भी चीज़ें माँ लोग करती है वो एरिया में, वो अपने बच्चे अपने फैमिली के लिए करते हैं। कुछ लोगों के पास चॉइस होता है, कुछ लोग ट्रैफिक होते हैं, कुछ लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं होता है। तो इट्स ऑल मिक्सड अप। जब भी हम रेड लाइट एरिया के बारे में सोचते हैं या सेक्स वर्कर के बारे में सोचते हैं तो लोग यही सीधा बोलते हैं, गंदे लोग हैं, गंदा जगह है, गंदा धंधा है, वहाँ पे जाने का नहीं, वहाँ के लोगों से बात नहीं करने का। कभी भी ग्रैंड रोड भी सुनेंगे ना आप मुंबई में तो सबके दिमाग में वो रेड लाइट एरिया ही आता है कि अरे तुम इधर मत जाओ ना। मेरे कितने सारे, मैं जहाँ पे भी काम की हूँ वहाँ पे मैंने कितने लोगों के सुने कि हाँ मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउड नहीं करते वो एरिया में जाना या कुछ भी। बट ये सोचने की बात है कि क्यों अलाउड नहीं किया जाता, क्या है एग्जैक्टली वो जगह पे। वहाँ पे तो एक फैमिली है, एक कम्युनिटी रहती है और वहाँ पे बाहर के लोग आके काम करते हैं, मतलब लोग आते हैं सेटिस्फाई होने के लिए। तो इसमें हम सेक्स वर्कर लोगों के या जो भी बार डांसर हैं उनके काम को हम एक्नॉलेज ही नहीं करते, हम देखते ही नहीं, उनको नॉर्मल जॉब के तरीके से ट्रीट ही नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें सोचने की बात है। एंड मॉम तो अभी मेरे साथ ही है, मेंटली शी इज़ लाइक ऊपर नीचे, क्योंकि शी ऑल्सो हैज़ बिन बहुत ज़्यादा, उनके भी अलग ट्रॉमाज है एंड ट्रिगर होते रहते हैं उनको बीच बीच में। तो हाँ वो पर अभी तो वो प्राउड होंगे आपके लिए, आप अभी ऑस्कर में काम करते हैं। आप हमें ऑस्कर के बारे ज़रा बताएं, आपके एनजीओ के बारे, आपके ट्रैवल्स के बारे। शीतल आप तो मेरे लिए माँ दुर्गा हो। हम सब औरतें लोग माँ दुर्गा है, सच में। सब लाइक माँ दुर्गा ने सब जो भी दुर्गाएं है सब है, हम औरतें लोग में सब में है ये। मेरा जॉब, मैं अभी फ़िलहाल ऑस्कर फाउंडेशन बोल के है जो किक लाइक अ गर्ल के ऊपर काम करता है। लाइक बच्चे जो भी गर्ल्स बॉयज़ है वो फुटबॉल के थ्रू कैसे एजुकेशन पे जा सकते हैं एंड कैसे उनके स्किल्स डेवलप कर सकते हैं लीडरशिप के ऊपर, जेंडर को लेके, ये सारी चीज़ों को लेके। तो उनका एक प्रोग्राम है जेंडर बोल के एंड म्यूज़िक को लेके। तो दोनों डिपार्टमेंट में मैं प्रोग्राम में काम कर रही हूँ। जेंडर के इसमें काम कर रही हूँ जहाँ पे 25 यूथ है, गर्ल्स बॉयज़ दोनों, जहाँ पे हम उनके साथ लीडरशिप के ऊपर और जेंडर लेंस के ऊपर जो भी कम्युनिटी में इश्यूज हम देखते हैं उस बारे में करिकुलम बना के उनके लिए फेलोशिप डिज़ाइन करके वो करेंगे। और आगे जाके वही 25 यंग लीडर्स जाके उनके कम्युनिटी में जो एडोलेसेंट
बच्चे हैं वो कैसे छोटे छोटे इश्यूज जो उनके कम्युनिटी में देखते, जैसे उनके एरिया में पानी नहीं आ रहा है या घर में किस तरीके का स्टीरियोटाइप है, उसको देखना और उसके ऊपर काम करना, ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं उनके साथ काम कर रही हूँ ऑस्कर में। एंड सेकंड म्यूज़िक का एक उनका है जहाँ पे बच्चे लोग को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सीखने मिलते हैं, तो मैं ड्रम्स को लेके कैसे चैनलाइज कर सकते हैं उनके इमोशंस को लेके, उसके ऊपर काम कर रही हूँ। अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है वो वाला, तो अब क्योंकि वो स्कूलों में काम होता है ज़्यादा करके, तो स्कूल जब ओपन हो गए उसके साथ उस चीज़ में काम करूँगी मैं। Sheetal, so when you go out and you make friends with people who are not from the area you come from, do you face any sort of discrimination? आपको कोई discrimination महसूस होती है जब आप बाहर जाते हो, बाकी लोगों से मिलते हो? पहले मुझे ना बहुत हार्ड होता था मेरे बारे में बोलना, कि मेरी मॉम ये है, कोई भी पूछता था ना कौन से एरिया में तुम रहे हो या तुम्हारी मॉम क्या काम करती, पहले बहुत डिफ़िकल्ट होता था मुझे बोलने। बट धीरे धीरे आई स्टार्टेड लर्निंग कि क्यों ये डिफ़िकल्टीज आ रही है, किसने बताया ये डिफ़िकल्टीज आ रही है, मेरे दिमाग में ही है या लोग मुझे जिस तरीके के बोल रहे वो है बोल के। बट ये सारी चीज़ों पे काम करने के बाद आई रियलाइज़ कि मैं अशेम्ड नहीं हूँ कि जहाँ से भी आई हूँ, तो मैं जो हूँ उस बारे में मुझे बताने में क्यों तकलीफ़ हो रही है। तो मैं पहले बताने में मुझे डर लगता था बहुत साल पहले, लाइक आई वॉज 17-18 के पहले ही, बट अभी आई एम 26, मुझे कुछ डर नहीं लगता है या कुछ मुझे अजीब नहीं लगता है, या मुझे लगता नहीं है कि मैं अगर इनको बताऊँगी तो मुझसे दूर हो जाएंगे। अगर मैं बता रही हूँ मैं कौन हूँ, तुमको अगर वो सुन के तुमको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट भी नहीं, तुम मतलब होते कौन हो एक्सेप्ट करने के लिए, सॉरी टू बी हर्श, लाइक हार्श बात कर रही हूँ मैं, लेकिन होते कौन हो तुम एक्सेप्ट करने के लिए। तो मैं जो हूँ वो हूँ। अगर तुम ये चीज़ देखते हो और उसके बाद भी तुमको मेरे साथ फ्रेंडशिप रहना है, फ्रेंडशिप में रहना है या रिलेशनशिप में रहना है, रहो। अगर नहीं रहना है तो यू कैन वॉक आउट, और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इससे दिखाई देगा कि आपकी मेंटेलिटी कितनी, कौन से लेवल पे है, आप किस तरीके से लाइक ये दुनिया में रह रहे हो। तो मुझे अब तकलीफ़ नहीं होती, बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है टू शेयर माई स्टोरी, जो भी मेरे बारे में, मैं जो काम करती हूँ, सब चीज़ के बारे में मुझे अच्छा लगता है बोलने के लिए, क्योंकि दैट्स लाइक वो मैं हूँ और यही मेरी स्टोरी भी है, और यही चीज़ मुझे और पावरफुल बनाता है और मेरे अंदर और ताकत आती है ये सारी चीज़ें करने में। जिस तरीके से लोग बहुत लाइक क्रांति डू थिएटर परफॉर्मेंस, जहाँ पे हम वर्ल्ड टूर करते हैं, जहाँ पे हम अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करते हैं और हमारे बैकग्राउंड शेयर करते हैं और हमारी मॉम के काम, और जिस तरीके का हम सब लड़कियों ने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया उस सब बारे में। तो जब हम लोग ये सब भी चीज़ें बताते हैं ना बहुत जगहों पे, लाइक हमें दिखता है कि बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है, लोग ये समझ रहे हैं और उनको इस बारे में लाइक जानना है और इस चीज़ को अवेयरनेस में फैलाना है। तो वो चीज़ देखती है तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ ये चेंजेस हो रहे हैं, ये लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो कम्युनिटी है ये लाइक इट्स अ नॉर्मल थिंग, और हम भी जो है हमको लाइक हम बार डांसर के बेटे या सेक्स वर्कर के बच्चे हैं, तो हम कोई अलग नहीं है। क्योंकि क्रांति में ऐसे बहुत बार हुआ, जहाँ भी क्रांति का घर होता था ना, तो एरिया वाले लोग को जैसे पता चलता था कि बार डांसर के बच्चे हैं, सेक्स वर्कर के ये एरिया से आते हैं, तो उन लोग घर से निकाल देते थे। उन लोग बोलते थे कि आजू बाजू वाले लाइक सब हमारे बच्चे लोग तुम गलत सिखा रहे हो, या हमारे बच्चों पे गलत क्या बोलते हैं उसको, इन्फ्लुएंस दे रहे हो तुम, इससे हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो हम लोग को समझ में नहीं आता था किस तरीके से कैसे होगा ये चीज़। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी भी हम फेस करते आते, लोगों के जब हमारे बारे में पता चलता है तो दे लाइक उन लोग को अलग ही बिहेव करना होता है। बट इससे बल्कि और हमें मुझे स्पेशली मुझे समझ में आता है कि इसके ये जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है और काम करना है और लोगों को दिखाना है, समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली अगर हमारा ये बैकग्राउंड भी है, मेरी मॉम ये काम करती थी, दिस इज़ नॉट ऑल लाइक, बल्कि और कुछ बहुत कुछ करना है और हम करेंगे, हम ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। मुझे एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ में आया बिफोर आई एंड द एपिसोड, कि आप होते कौन हो मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, और इसी लाइन के साथ मैं इस एपिसोड को ख़त्म करूँगी और आपके अंदर और जुनून और आग आप बढ़ाओ, ताकि आपकी कहानी हर जगह तक पहुंचे। एंड आई एम श्योर शीतल यू हैव अ वंडरफुल फ्यूचर अहेड ऑफ यू। एंड वंस अगेन एज यू सेड, हु आर यू टू एक्सेप्ट me? I have accepted myself with my journey, and I think this is the line that will stay back with me. Thank you so much, Sheetal, for being on this episode today with me. I'm sure the listeners have learned and enjoyed hearing the courage and the resilience that you have, and thank you once again. I am humbled. Yeah, thank you so much for giving me this opportunity. Thank you.
Thank you, Sheetal.